हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं लाई हूँ घटना चक्र सामान्य भूगोल पार्ट 9, जिसमें हम करेंगे ड्रेनेज सिस्टम मतलब बहुतंत्र और भाषाओं के बारे में। तो भाषाओं की छोटी सी वीडियो लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं। और हम करेंगे इसमें ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, जिसमें हम गंगा नदी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। और ठीक है, बहुत यूजफुल होने वाला वीडियो। इससे तो डायरेक्टली क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन जो कई बार रिपीटेड होते हैं, वो सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ठीक है, बने रहिए हमारे साथ और स्टार्ट करते हैं आज ये टॉपिक। और आप, मुझे लग रहा है कि आप इसको ज़रूर एंजॉय करोगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। भाषाएं, आज हम करेंगे भाषाओं के बारे में। तो भारत में हिंदी सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। भारत में हिंदी के पश्चात बांग्ला भाषा सर्वाधिक बोली जाती है। बांग्ला विश्व की छठे नंबर की सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है, छठे नंबर की। विश्व में इसके कुल प्रयोगकर्ताओं की संख्या लगभग 267.65 मिलियन है। और भारत की विभिन्न भाषाओं को निम्न समूहों में विभाजित किया जाता है। भारत यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित भाषाएं मराठी, संस्कृत, पाली, अंग्रेजी, प्राकृति, अपभ्रंश, हिंदी, बंगला, गुजराती है। द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, गोंडी और अष्ट्रो एशियाटिक समूह की भाषाएं खासी, संथाली, मुंडारी तथा भूमिज आदि है। यह भारतीय जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। तो इथनोलॉग 2021 के अनुसार भारत में सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली भाषाएं निम्नलिखित हैं, जैसे हिंदी है 596 मिलियन और बंगाली 106 मिलियन और मराठी है 99 मिलियन, तेलुगु है 93.9 मिलियन और तमिल है 76.9 मिलियन और उर्दू है 62 मिलियन। शास्त्रीय भाषाएं की बात करें तो भारत में तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम एवं उड़िया को शास्त्रीय भाषाओं के रूप में घोषित किया गया है। तमिल भारत की पहली भाषा है, जिसे 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। और संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ एवं तेलुगु को 2008 में और मलयालम को 2013 में और उड़िया को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। सरकार द्वारा किसी भी भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित करने के लिए निम्नलिखित शर्तें निर्धारित की गई हैं। तो इस भाषा को लगभग 1500 से 2000 वर्षों की अवधि का समृद्ध मूल पाठ का इतिहास हो, प्राचीन साहित्य या मूल पाठ का एक भाग हो, जिसे वक्ताओं की पीढ़ियों द्वारा बहुमूल्य विरासत माना जाता है। और संबंधित भाषा की साहित्यिक परंपरा मौलिक है और किसी अन्य बोली जाने वाली समुदाय से प्राप्त नहीं है। और शास्त्रीय भाषा और साहित्य आधुनिकता से भिन्न होने के कारण शास्त्रीय भाषा तथा उसके अगले रूपों के बीच अंतराल भी हो सकता है। तो क्वेश्चन पे आते हैं। तो भारत में संदर्भ में हल्बी हो और कुई पद किससे संबंधित है? तो संबंधित है जनजातीय भाषा से। ये आईएएस 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो वह बंगाली। और भारतीय महाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं को बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किसका नंबर आता है? तो नंबर आता है बांग्ला का। हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है? तो बोली जाती है बंगाली। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है? तो वह है इंडो आर्यन। 2011 की जनगणना के अनुसार 78.5% जनसंख्या इंडो आर्यन भाषा समूह संबंधित है। द्वितीय क्रम का भाषा समूह द्रविड़ 19.64% जनसंख्या है। भाषा परिवार और संबंध जनसंख्या प्रतिशत देख लें तो भारत में यूरोपीय है, इंडो आर्यन जो है 78.05 और द्रविड़ है 19.64 और ऑस्ट्रो एशियाई है 1.11 और तिब्बती वर्मा है 1.01 और सेमिटो हेमेटिक है 0.004। तो निम्नलिखित भाषाओं में कौन सी एक आष्टिक समूह की भाषा है? तो वह है खासी। खासी जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक की भाषाएं हैं। खासी, संथाली, मुंडारी, भूमिज आदि यह भारतीय जनजाति द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। नीचे कुछ दिए गए ABCD करके इसको बताना है यहाँ पर कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। तो इसमें पहले में ब्रज बोली जाती है, यहाँ पर ब्रज बोली जाती है, यहाँ अवधी बोली जाती है, या भोजपुरी और मैथिली। ठीक है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जहाँ पर ब्रज भाषा बोली जाती है, मध्य उत्तर प्रदेश की अवधी भाषा है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भोजपुरी है। और जो उत्तर बिहार संलग्न क्षेत्र है वहाँ पर मैथिली है। वर्ष 2014 में किसे प्राच्य भाषा का दर्जा दिया गया? तो वो दिया गया था उड़िया को।
अब अगला है अपवाह तंत्र, जिसमें हम करेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में। तो हिमालय की नदियां पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। ये हिमालय के उत्थान क्रम में निरंतर अपर्दन कार्य करती रहती हैं, अतः इनके द्वारा गार्ज, महाखड्ड आदि का निर्माण होता है। इस प्रकार की नदियां सिंधु, सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसकी 25 किलोमीटर मतलब 2525 इसकी लंबाई है, नदी है। इसका उद्गम गंगोत्री हिमालय के गोमुख से होता है। टिहरी में इसमें भिलांगना और देवप्रयाग में अलकनंदा नदी आकर मिलती है। भागीरथी और अलकनंदा का संयुक्त रूप से ही गंगा बनती है और गंगा हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है। गंगा झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ियों की उत्तर ओर प्रवाहित होती है और पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान में बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहाँ इसे पद्मा के नाम से भी जाना जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र जमुना से जाकर मिलती है, जो संयुक्त धारा आगे चल के मेघना का रूप ले लेती है। मेघना के नाम से बंगला की खाड़ी में अपने जल का त्याग करती है और अपने मुहाने पर विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। गंगा ब्रह्मपुत्र का यह डेल्टा हुगली और मेघना नदियों के बीच में बनता है। ये दिया गया गंगा यहाँ से निकली है, इस तरह से जुड़ते हुए यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में होते हुए जाती है। और अलकनंदा नदी चमोली, टिहरी, पौड़ी और गढ़वाल जिलों से होकर बहती है। चमोली जिले के नगर पंचायत बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर अवस्थित है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों में से एक बद्रीनाथ स्थापित है। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग की ओर बहने वाली नदी मंदाकिनी है। यह चोराबाड़ी ताल से निकलती है। यह सोनप्रयाग में काली गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है। केदारनाथ रुद्रप्रयाग के मध्य होने वाली नदी मंदाकिनी, ये आप याद कर लीजिए किसके किसके बीच में कौन सी नदी मिलती है, बनती है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है और केदारनाथ में मंदाकिनी नदी के तट पर अवस्थित है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा से पिंडार नदी मिलती है और अलकनंदा शिवलिंग शिखर के उत्तर पूर्वी भाग में अलकापुरी स्थित सतोपट शिखर के हिमनद से निकलती है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती हैं, जिनसे कुछ प्रमुख नदियां हैं रामगंगा, शारदा, घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यह गंगा के दाहिने किनारे के समांतर बहती है तथा प्रयागराज में गंगा मिल जाती है। शारदा नदी नेपाल हिमालय में मिलाम हिमानी से निकलती है। प्रारंभ इसे गौरी गंगा कहते हैं। भारत नेपाल सीमा पर इसे काली नदी कहते हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में घाघरा से मिलती है। कोसी नदी नेपाल हिमालय से निकलकर गंगा नदी में मिल जाती है। प्रायः मार्ग बदलने की प्रवृत्ति के कारण इसे भीषण बाढ़ आ जाती है। इसी कारण बिहार का शोक कहा जाता है शोक नदी को। और गंडक नदी ही नेपाल हिमालय से निकलकर पटना के निकट सोनपुर में गंगा से मिल जाती है। त्रिवेणी नहर जो है गंडक नदी से पानी आता है और पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। रामगंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल स्थित दूधा टोली त्रेड़ी से होता है और यमुना नदी यमुनोत्री के हिमनद के बंदर पूछ चोटी से के पास से उद्गमित होती है। इसका प्रमुख सहायक नदियां चंबल, बेतवा और केन। अमरकंटक के पहाड़ से निकलने वाली सोन गंगा नदी दक्षिण तट मतलब दाहिने तट की मुख्य सहायिका है, जो पठार के किनारे पर जलप्रपातों की एक श्रृंखला बनाती हुई उत्तर दिशा की ओर बहती है। पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। दामोदर नदी झारखंड छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलकर हुगली नदी के समुद्र तट पर गिरने के पूर्व से मिल जाती है। दामोदर नदी में अचानक बाढ़ आ जाने के कारण इसे बंगाल का अभिशाप कहा जाता है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू के निकट निकलती है। यह पहले उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होकर कोटा के निकट गार्ज का निर्माण करती है। यह नदी राजस्थान के सवाई माधोपुर और धौलपुर से होती हुई अंत में यमुना में मिल जाती है। गोमती नदी का उद्गम गोमत ताल जिला पीलीभीत उत्तर प्रदेश में है। यह गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान में है। तो ठीक है, एक मतलब जो गोमती है उसका उद्गम मैदान से होता है, बाकी किसी का नहीं। गंगा नदी जो है गंगोत्री हिमालय से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यमुना यमुनोत्री से निकलती है, बंदरपुर से। और गंगा प्रयागराज में मिलती है। शारदा काली नदी जो है मिलाप हिमानी से निकलती है और घाघरा बाराबांकी मिलती है। और कोसी नदी यहाँ पर गोसाई थान नेपाल हिमालय से निकलती है और गंगा में मिलती है। गंडक नेपाल हिमालय से निकलती है, गंगा सोनपुर पटना में मिलती है। रामगंगा दूधा टोली श्रेणी से निकलती गंगा में मिलती है। सोन नदी अमरकंटक पठार से निकलती है और गंगा के पटना के निकट पहुंचती है। दामोदर छोटा नागपुर पठार से निकलकर हुगली कोलकाता के निकट पहुंचती है। और चंबल महू मध्य प्रदेश से निकलकर यमुना इटावा के निकट पहुंचती है और गोमती गोमत ताल से निकलकर गंगा में पहुंचती है। आगे है गंगा नदी का उदाहरण क्या है, तो पूर्ववर्ती अपवाह का
और बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है तो पुकारा जाता है पद्मा के नाम से। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में किस नाम से जाने जाते हैं? तो सेम क्वेश्चन पद्मा। बांग्लादेश में प्रवेश उपरांत क्या कहलाती है? तो सेम क्वेश्चन पद्मा। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी हैं? तो कौन सी हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र है। कथन एक, कथन दो को देखते हैं क्या है। तो कथन कारण को मिलाते हैं। गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है, तो ये सही है, सही है। जो नदी जितनी पवित्र होती है वो उतनी ही अधिक, एक गलत है, सारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह से कितने कितने नीचे है? तो वह 6000 मीटर तक होती है। और यहाँ पर देखते हैं नीचे दिए गए कूट को सही चुनते हैं, कौन कौन सा सही है। तो देखते हैं, देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी के संगम पर मिलता है, तो देव अलकनंदा और भागीरथी के मध्य मिलता है, सही है। और रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के, अलकनंदा और मंदाकिनी के बीच में रुद्रप्रयाग मिलता है, ये भी सही है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से होकर बहती है, ये भी सही है। केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ा पीठ के रूप में माना जाता है, ये गलत है। बाकी ये 2-3 सही है। तो यहाँ पर दिया शंकराचार्य द्वारा 4 पीठों में से बद्रीनाथ स्थापित न कि केदारनाथ में। आदि शंकराचार्य समाधि स्थल के रूप में केदारनाथ का ज्यादा महत्व है। और यहाँ पर भी मिलान कर देखना है संगम नदियों का क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर दिए गए ये कोई मिलान सही नहीं है, सीधे हम आंसर पे आ जाएंगे इसलिए, क्योंकि प्रश्न सूची 1 के अंतर्गत स्थलों में रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और देवप्रयाग का मिलान सूची सेकंड में क्रमशः अलकनंदा और मंदाकिनी नदी और अलकनंदा पिंडार और भागीरथी नदी से हो रहा है, अलकनंदा पिंडार और भागीरथी से हो रहा है। जबकि नंदप्रयाग और विष्णु गंगा मंदाकिनी में सुमेलन नहीं है। और यहाँ पर मतलब ये सुमेलित कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अब बी तो माना गया था इसका आंसर, लेकिन उतना नहीं है, क्योंकि इसमें आप देख लीजिए रुद्रप्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलती है, कर्णप्रयाग और देवप्रयाग। तो कर्णप्रयाग इसमें दिया भी नहीं है, तो रुद्रप्रयाग में कर्णप्रयाग मतलब रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग का मिलान है, सूची सेकंड में है। कम से कम अलकनंदा मंदाकिनी जो होता है, मंदाकिनी है, अलकनंदा मंदाकिनी मिलेगी। तो इस तरह से देवप्रयाग जो होता है कहाँ मिलता है? अलकनंदा भागीरथी मध्य। देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी मध्य, मतलब डी का 1 सही है। और रुद्रप्रयाग कहाँ मिलेगा? रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी के बीच, अलकनंदा और मंदाकिनी के बीच रुद्रप्रयाग हो जाएगा। और नंदप्रयाग कहाँ पर होगा? नंदप्रयाग जो होता है वो मतलब गंगा मंदाकिनी में सुमेलित नहीं है। ये सही नहीं है, चलो ठीक है। मंदाकिनी नदी किस किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी संबंधित है? तो वो अलकनंदा संबंधित है। और पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है किसकी? काली नदी की। और निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलती हैं? तो मिलती है देवप्रयाग में। भागी और अलकनंदा देवप्रयाग मिलती, कई बार क्वेश्चन अभी यूपीएससी 2023 में भी आया था। निम्न से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है? तो वो होता है देवप्रयाग में। निम्नलिखित में नगरों में से अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? तो बनाते हैं देवप्रयाग में। उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है, तो वह नदी है मंदाकिनी। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो वह है अलकनंदा पर। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? तो गंगा है, मतलब सबसे बड़ी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी तो वह गंगा नदी है। और भागीरथी नदी निकलती है कहाँ से? निकलती गोमुख से। और गंगा नदी एकमात्र सहायक नदी जिसकी उद्गम मैदान से है वो कौन सी है? गोमती है। और दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। यमुना असतत क्यों? असतत वाहिनी नदी है, तो ये गलत है, क्योंकि हमेशा असतत वाहिनी नदी नहीं है, बाकी ये सही है। तो सतत वाहिनी नदी नहीं है, इसकी उद्गम क्या है? यमुनोत्री ग्लेशियर से है। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो रामगंगा। केन, बेतवा, चंबल जो है ये यमुना की सहायक नदी है। यमुना नदी का उद्गम स्थान क्या है? बंदरपूछ में है। यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए। केन, बेतवा, सिंध, चंबल ये है। बाकी जो है, अच्छा क्या बताना है इस नदी को? सही उत्तर, अच्छा सही कर्म व्यवस्थित करना है इसको, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा, पहले ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ए होगा, फिर ए होगा, लास्ट में पहले चंबल होगा, फिर सिंध होगा, फिर चंबल सिंध बेतवा केन, ऐसे होगा। हाँ, या फिर ऐसे ही होगा, चंबल सिंध बेतवा केन। निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? तो वो सोन नदी। और निम्नलिखित में से कौन सी नदी
चंबल में नहीं मिलती है तो बेतवा चंबल में नहीं मिलती है। बेतवा नदी निकलती कहाँ से निकलती है? विंध्याचल पहाड़ियों से निकलती है। बेतवा नदी मिलती कहाँ पर है? यमुना नदी से मिलती है। और इसमें से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? तो वह है सोन। अमरकंटक पठार से निकलने वाली सोन गंगा के दक्षिणी तथा दाहिने की तट की दाहिनी की मुख्य सहायिका है, जो पठार के किनारे जलप्रपातों में एक श्रृंखला बनाती हुई उत्तर दिशा की ओर बहती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है? तो वह है सोन। बाकी ये सब बाएं से मिलती है, गोमती, कोसी, घाघरा। कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है? तो वह करती है कैमूर। और निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो वह है सोन का। तो मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक विभाग है? तो वह है बंगाल डेल्टा का। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो वह उपनदी है। इसमें से कोई नहीं है। संघ, उत्तरी कोल, उत्तरी बकरार, ये क्यों नहीं है? उत्तरी कोल झारखंड से बहने वाली एक नदी है, जो सोन नदी की सहायक नदी है। यह नदी के दाहिने तट पर मिलती है। सोन नदी दक्षिणी भाग में गंगा नदी से मिलने वाली दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो पटना के पास गंगा में मिलती है। दक्षिण कोयल नदी झारखंड और उड़ीसा में प्रवाहित होती है। दक्षिणी कोयल नदी उत्तरी कारो नदी के साथ मिलकर कोयल नदी के रूप में प्रवाहित होती है। उड़ीसा के राउरकेला के पास शेख नदी मिलकर ब्राह्मणी नदी के नाम से प्रवाहित होती है। बराकर नदी दामोदर नदी की मुख्य सहायक नदी है, जो झारखंड के कोडरमा पठार से निकलकर हजारीबाग में होते हुए दामोदर में मिलती है। दामोदर निचली गंगा बेसिन में हुगली नदी से मिलती है। दामोदर नदी बेसिन गंगा नदी बेसिन का उपबेसिन है। इस प्रकार बराकर और उत्तर कोयल गंगा नदी घाटी की उपनदियां हैं, अतः इस प्रश्न का उत्तर सी है। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या क्या है? तो वह है 12। और बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो वह लंबी है पटना में। और निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो वह जोंक नदी। और निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित नहीं होती है? तो गंडक नदी उत्तर प्रदेश में नहीं होती, बल्कि सोन, हिंडन और शारदा होती है। तो ठीक है, आज हम गंगा नदी तंत्र के बारे में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। तो आपको कैसा लगा वीडियो बताइएगा जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिएगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।